नमस्ते। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी टाइम में। अभी हम एपिसोड 8 देखने वाले हैं सीजन 1 ऑफ भैरव बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि तय किया गया था कि सबसे बाहर की तरफ जो है ये एक भ्रमित करने वाला लेयर बनेगा, उसके अंदर प्रोटेक्शन का लेयर बनेगा। तो तीन महाराज, जो साधु थे जो मिट्टी लाने के लिए गए थे और वो पेड़ों को पीछे की तरफ हटाने के लिए गए थे, वो घर तक पहुंचते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। हालांकि उनको ताकत बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बट जितने भी पेड़ वो कंपाउंड के पास के थे, जैसा मैंने बताया कि अशोका के पेड़ थे वहां पे, वो सारे पेड़ों को ये एक एक करते हुए आगे बढ़ाते हैं। वहां पे प्रोटेक्शन भी था, उनको ऑलरेडी जो है सम्मोहित किया गया था ताकि बाकी के कोई भी इन लोगों को देख ना पाए ये क्या कर रहे हैं। और हर एक पेड़, हर एक कोने का जो पेड़ है वो अंदर की ओर बढ़ता है ताकि अभी दीवार से पेड़ तक का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 5 फीट का हो जाए। वहां पे दो लेयर्स तैयार करने हैं, एक कवच और एक भ्रमित करने वाला। तो ये मांत्रिक लोग जाते हैं वहां से मंत्र जाप करते हुए, प्रॉपरली वो मिट्टी हर एक जगह से कॉर्नर से जो है लेके आते हैं। पहला सेट मिट्टी का तैयार हो जाता है, उसके बाद उसके बीच की मिट्टी ये लोग लेके आते हैं और वापस से सेठ जी का जो ऑफिस है जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है वहां पे पहुंचते हैं। उतने में ही जैसे ही ये लोग वहां से निकलते हैं वैसे ही ये बता देते हैं महाराज जी को कि हमारा काम हो चुका है। महाराज जी यहाँ पे जो सबसे पहला भ्रमित करने वाला कवच है उसकी तैयारी दूसरे तांत्रिकों को सौंप देते हैं और खुद घर की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे तांत्रिक यहाँ पे सबसे पहला, जैसा मैंने बताया कि वो घर का ड्राइंग बना के घर बनाते हैं और उसके बाद अपना जो सिद्धि है उसका इस्तेमाल करते हुए पहला कवच जो है घर के ऊपर तैयार हो जाता है, जो कि भ्रमित करने वाला कवच है। जो तैयार करने में सबसे ज्यादा साध्वी गौतमी जो है वो लीड करती है पूरा, वही उसको तैयार करती है और वो सिद्धि उसके ऊपर इस्तेमाल करती है। अब सवाल ये था कि भ्रमित करने वाला कवच निर्मित के बाद वहां पे क्या दिखाया जाए कि क्या हो रहा है। महाराज जी ने उनको बता के रखा था कि अभी शाम होने तक के, मतलब 7 से 8 बजे तक के घर खाली है यही दिखाना है। तो चाहे अभी महाराज जी अंदर जाए, भैरव बाबा अंदर जाए या कोई भी और अंदर जाए, तो बाहर करिश को या उनको भ्रमित होकर यही रहेगा कि घर में खाली है, घर में फिलहाल कोई भी नहीं है। इस तरीके से ये कवच का निर्माण हो जाता है और महाराज जी सूरज को लेके घर में अंदर घुसते हैं। वो देख पाते हैं कि जिस तरीके के, जैसे मैंने बताया, आग लगी हुई थी अंदर की तरफ से घर में, वैसे ही दूसरे रंग की आग, नीले रंग की, जो भ्रमित करने के लिए बनाई गई है, वो सबसे कॉर्नर एकदम पेड़ों के पीछे, कंपाउंड वॉल और पेड़ों के बीच में वो तैयार हुई है और वो सिद्धि जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो चुकी है। प्रॉपरली वो सिद्धि ने काम करना शुरू कर दिया है। महाराज जी सूरज के साथ अंदर जाते हैं और अंदर के सारे जो पहली सिद्धियां जो थी वो सारी जगत देख लेते हैं। और उसके बाद जैसा कि वो नौकर ने बताया था कि रोशन, मतलब जो बच्चा है सेठ जी का, उसके कमरे से भी इसने कुछ मिट्टी ली थी, धूल ली थी। तो ये सीधा बढ़ चलते हैं रोशन की कमरे की ओर। वहां पे जाने के बाद ये देख पाते हैं कि रोशन का जो बेड है वो पहले से ही हटा के रखा हुआ है। अंदर पूरे लिखी हुई मार्किंग है जो महाराज जी के जो सिद्धि वाला चौक था उससे लिखी गई थी। महाराज जी और एक बार उस लिखे हुए पे नजर डालते हैं और अच्छे से पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि जो कुछ भी हमला रोशन के ऊपर हो रहा है, वो हमले का सोर्स, वो हमला इस कमरे से नहीं हो रहा है, वो बाहर से कहीं पे आ रहा है। बट अगर बाहर से कहीं पे आ रहा है तो वो रोशन तक के पहुंचता कैसे है? क्योंकि जब कल रात को महाराज जी ने वो खड़ू की प्रोटेक्शन रेखा वो बिस्तर के इर्द गिर्द खींची थी, उसको पार करके कोई भी शक्ति बाहर से अंदर आना संभव नहीं था। इसका मतलब जो कुछ है वो अंदर ही है, उसी जगह पे है। महाराज जी अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हुए फर्श एक बार देखते हैं, उसके बाद रोशन का पलंग चेक करते हैं सिद्धियों का इस्तेमाल करते हुए कि कहीं पलंग में, उसके बेड में, कहीं गद्दी में, लकड़े में या कहीं और से, कहीं से वो जो ऊर्जा है जो रोशन को तकलीफ दे रही है वो आ रही हो। पर वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। और महाराज जी फिर
सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। कहीं ना कहीं से तो वो ऊर्जा, वो हमला जो रोशन के ऊपर हो रहा है वो आ रहा है, बट कहां से आ रहा है। ऐसे में ही सोचते सोचते उनके दिमाग में आता है कहीं रोशन के अंदर ही तो ये शक्ति नहीं है। और वो सेठ जी को फोन करते हैं और सेठ जी को पूछते हैं रोशन आपके साथ है? वो बोलते हैं हाँ मेरे साथ ही है। तो रोशन के पेट के ऊपर, छाती से पेट तक के देखिए कहीं पे कुछ मार्किंग है क्या, जो उसके शरीर पे पहले नहीं बनी थी। और जब सेठ जी दिखते हैं तब उनको दिखाई देता है कि रोशन के नाभि के 4 उंगली ऊपर एक गोल डॉट बना हुआ है, जो ऊपर के तिलक की तरह ऊपर गया है। नीचे गोल है, ऊपर की तरफ वो ऐसा बारीक होते हुए बना हुआ है। महाराज जी की जो शंका थी वो सही निकली, जो कुछ है वो रोशन के अंदर से ही है। महाराज जी तुरंत सेठ जी को बोलते हैं आप एक काम कीजिए, रोशन को जो है आपके ऑफिस में लेके जाइए तुरंत, और वहां से मुझे फ़ोन कीजिए। तो सेठ जी वहीं पे उनके गोल घूम के उनका ऑफिस था, तो वो रोशन को लेके जाते हैं ऑफिस में। वहाँ पे सारे जो साधु लोग बैठे हुए होते हैं उनमें से फिर वो महाराज जी को फ़ोन करते हैं और महाराज जी बोलते हैं कि उनमें से किसी भी साधु को फ़ोन दे देना। सेठ जी अपना फ़ोन दे देते हैं तांत्रिक को। महाराज जी तांत्रिक को बोलते हैं एक बांधने वाला गोल बनाओ, उसके अंदर कुर्सी लगाओ और उसमें रोशन को बिठा के रखो। जब तक मैं नहीं आता तब तक के रोशन उसी कुर्सी पे बैठा रहेगा, वो बाहर वैसे भी नहीं आ पाएगा एक बार अंदर जाएगा तो ठीक है। तांत्रिक बोलते ठीक है मैं करता हूँ। वो तुरंत काम में लग जाता है और सेठ जी को फ़ोन दे देते हैं। महाराज जी बोलते हैं सेठ जी को कि आप बस बेटे को अंदर बिठा दीजिए, हमें बेटे की जांच करनी है, रोशन की जांच करनी है। सेठ जी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। महाराज जी बोलते हैं जो कुछ हुआ है आपके सामने ही देखेंगे, चलिए मैं आता हूँ अभी, तब हम देखते हैं। महाराज जी घर से निकलते हैं, ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। रोशन और महाराज जी ऑफिस में आते हैं, तब तक वो घेरा बन चुका होता है और रोशन जो है उस घेरे में बैठा हुआ होता है। रोशन शांति से बैठा हुआ होता है उस घेरे में और महाराज जी रोशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पास जाते हैं रोशन के, महाराज जी को एक बात पता चल जाती है कि यहाँ पे अभी रोशन नहीं है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। महाराज जी फिर भी उस घेरे के एकदम पास आके खड़े रहते हैं और अपना जो चेहरा है झुक के रोशन की तरफ आगे बढ़ाते हैं और एक मंत्र जाप शुरू करते हैं। जैसे ही मंत्र जाप शुरू होता है वैसे ही वो जो निशान बना हुआ है रोशन के पेट के ऊपर छाती के पास, वहां से एक प्रेतात्मा निकलती है और एकदम महाराज जी के चेहरे के सामने आके उनके हमला करने की कोशिश करती है और चिल्लाती है जोर से आ करते हुए। महाराज जी पीछे हट जाते हैं। इससे पहले कि महाराज जी कुछ पूछे, वो प्रेतात्मा महाराज जी को बोलती है करीश ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। सब तांत्रिक जो ये सब देख के डरे हुए थे, सूरज खुद डरा हुआ था, सेठ जी पूरी तरीके से कांप रहे थे। ये बात सुन के और ज़्यादा भय का वातावरण वहाँ पे तैयार हो जाता है और वो प्रेतात्मा बोलती है करिश ने बोला है ये बच्चा तो नहीं बचेगा, खुद को बचा सकते हो तो भागना शुरू करो। जैसे ही ये बोलते हैं, जैसे ही ये आत्मा ये चीज़ बोलती है, वैसे ही उस आत्मा के पीछे यहाँ पे महाराज जी का हाथ पड़ जाता है और सामने जो आत्मा के सामने जो महाराज जी खड़े हैं वो हवा में गायब हो जाते हैं और उनके पीछे खड़ी होती है साध्वी गौतमी, जिसने वो जो बोलते हैं वो छलावा तैयार किया कि महाराज उस प्रेतात्मा के सामने है, जबकि महाराज ये रोशन के बाजू में खड़े होते हैं और उस आत्मा को हाथ से पकड़े हुए होते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और मंत्र जाप करते हुए बस जोर से दबा के उसको राख में बदल देते हैं उसी वक्त। और फिर सभी तांत्रिकों को बुला के ये कहते हैं कि ये जो तिलक बना हुआ है रोशन के पेट पे,
ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये दरवाजा है, यहाँ से और भी प्रेतात्माएं आती जाती रह सकती है, हमें इसे बंद करना होगा। महाराज जी बस एक बात जानते हैं कि ये जो प्रेतात्मा निकली है ये एक दरवाजे की तरह काम कर रहा है और इसमें से और प्रेतात्माएं निकलना शुरू होगा। अगर करिश भेजता रहा तो निकलेगी। हमारे प्रोटेक्शन जिस गोले के अंदर बैठा के रखा है रोशन को, तो वो तो ठीक है, लेकिन रोशन खुद उस खतरे में है कि प्रेतात्माएं निकल के उसके ऊपर हमला कर दे, उसके शरीर को खत्म कर दे। महाराज जी बोलते इसमें से एक रास्ता यह भी निकलता है कि हम किसी शक्ति को इसके अंदर भेजें और वो आर पार होते हुए जहां से ये दरवाजा बना है, जहां से ये चीज बनी हुई है, वो वहां पे उसे खत्म कर दे, उस तरफ से बंद कर दे। हम इस तरफ से तो बंद नहीं कर पाएंगे इसको। शक्ति भेजे तो कैसे भेजे, किसको भेजे? कोई भी प्रेतात्मा या कोई भी ऊर्जा शक्ति इतनी ताकतवर नहीं है जो उस तरफ जाके फिर से शरीर का रूप लेके उस चीज को बंद कर सके, उस दरवाजे को, उस जो कनेक्शन बना हुआ है उसको बंद कर सके। इसी सोच में 10-15 मिनट चले जाते हैं और महाराज जी अचानक से उठ के बोलते हैं, एक काम करो, इसको चालू रहने दो, देखते हैं आगे क्या होगा। और बोलते हैं कि अभी ये जो घेरे में रोशन को बिठा के रखा है उसको निकालो वहां से, क्योंकि हमने एक बात देखी है, जब रोशन बाहर है, उस घेरे के बाहर है, तब रोशन के ऊपर ये शक्तियां अभी तक हावी नहीं हो रही है, वो बस रास्ता बना हुआ है, वो वैसा का वैसा रहेगा। हम आज रात को देखेंगे कि इसको किस तरीके से बंद किया जाए या इसका किस तरीके से इसका असर जो है उसको हम कर्म कर पाए। सारे तांत्रिक सुन लेते हैं, उनको वो घेरे से रोशन को हटा देते हैं। रोशन जैसे ही उस घेरे से बाहर आता है वैसे ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसको फिर से याद नहीं है कि उस घेरे के अंदर क्या हुआ, उसको खुद को याद नहीं है। वो फिर से पापा के पास जाता है, उसके पापा को बोलता है क्या हुआ, तो कुछ नहीं। उसके पापा भी जो है उसके खुद के इमोशन को कंट्रोल करके, सेठ जी भी खड़े होते हैं, कुछ नहीं हुआ करके उसको बाहर ले जाते हैं। दूसरी ओर जो ये सेकंड लेयर बनना था, प्रोटेक्शन मतलब कवच निर्माण करना था, एक तो बन गया अपना जहां से हम भ्रमित कर रहे हैं करिश को कि अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, घर के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, उसके बीच में और करिश का जो लेयर है उसके बीच में और एक तैयार करना है जो है कवच का निर्माण करे, ताकि कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति अगर उस घर की तरफ प्रवेश करती है, कोई भी हमला अगर करिश करने की कोशिश करता है, तो ये ऊर्जा का जो कवच है ये उसको बचा पाए। उस हिसाब से पीछे की तरफ तैयारी होती है। ऊर्जा का कवच जो है ये बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से वो मंत्र जाप और वो सारी चीजें चलते रहती है। महाराज खुद उस कवच का निर्माण करते हैं और इस सारे प्रोसेस में, कवच का निर्माण करते तक के शाम होने लगती है। ऑफिस में 9 के 9 साधु हैं, सूरज है, 2 घर बने हुए हैं जिसमें एक घर के ऊपर जो है कवच बनाया गया है और दूसरे घर के ऊपर भ्रमित करने वाला आवरण बनाया गया है। और अब यह सोचने का वक्त था कि अगर आज रात को करिश हमला करता है तो उससे किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरीके से बचा जा सकता है। महाराज जी बोलते हैं साध्वी गौतमी जो है वो यहीं पे रहेगी, क्योंकि इस आवरण को, जो भ्रमित करने वाला आवरण है, उसको काम करते हुए अगर हमें रखना है तो साध्वी का इस घर में, इस ऑफिस में रहना, इस जगह पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ और 2 साधु यहाँ पे रहेंगे जो अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से कवच को संभाल सके या यहाँ से कुछ ऊर्जा घर की ओर भेज सके। मैं खुद और बचे हुए 5 साधु, हम लोग सेठ जी और रोशन के साथ घर में जाएंगे और उस घर में हम लोग आज की रात और कल की रात बिताएंगे। साथ ही साथ महाराज जी ये भी सबको बता देते हैं कि उस घर से हम लोग जिंदा बाहर निकलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पीछे हटना चाहें, आप इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो अभी हट जाइए। करिश को ये अभी तक पता नहीं है कि आपने मुझे मदद की है या आप मेरे साथ हो। पर वहां पे जितने भी तांत्रिक थे वो सभी बोलते हैं
कि महाराज जी हमने काफ़ी चीज़ें आप ही से सीखी है और हम इसमें चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आपके साथ रहेंगे, हम पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ हैं। ऐसा कह के सब लोग घर की ओर बढ़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक के। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।